पिता सड़क पर खड़ा होकर उस गाड़ी को देखता रहा जो उसके बेटे को ले जा रही थी। जब उन्होंने दूर से गाड़ी की अंतिम रूपरेखा देखी तो उन्होंने नए जीवन के लिए, उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं और सुरक्षा की कामना की। एक सप्ताह बाद वे ड्रेसडेन राज्य की ओर जाने वाले रास्ते पर थे। साइमन अंततः वहां पहुंचे। राजधानी, जो मध्य युग के अंत के एक साधारण शहर की तरह दिखती थी, हालांकि जब उसने शहर में प्रवेश किया तो ऐसा ही था। स्पष्ट था कि राजधानी में सब कुछ इतना सरल नहीं था। लोगों की भीड़ में भी कंकाल काम नहीं कर रहे थे, शायद इससे भी अधिक, और न केवल इंसानों के बल्कि अन्य प्राणियों के भी कंकाल काम कर रहे थे। यह एक खूबसूरत शहर था। इसे देखकर साइमन की सांसें थम गईं। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। राजधानी, खूबसूरत इमारतों की लोगी जीवन भीड़ से पहले उसे एहसास हुआ कि वह शहर है। वह बहुत बड़ा था और उसे किसी परेशानी से सावधान रहना चाहिए। जब वह भीड़ के बीच से गुजर रहा था तो वह घबराहट के पीछे मुड़कर देख रहा था और अपने कर्तव्य के पते के साथ अपना पर्चा पकड़ाया जिसमें लिखा 239 कैमल रोड। हैगविन कंडक्टर उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन इससे उसे कोई भी बताया नहीं। उससे यह पता नहीं कि किस सड़क पर है, और उसने वाजिसी इमारतों और लोगों की जीवंत भीड़ से पहले उसे एहसास हुआ कि यह शहर है, बहुत बड़ा था और उसे किसी परेशानी से सावधान रहना चाहिए। जब वह भीड़ के बीच गुजर रहा था तो वह घबराहट के पीछे मुड़कर देख रहा था और अपने गंतव्य के पते साथ अपना पर्चा पकड़ाया जिसमें 239 कैमल रोड। लॉगन कंडक्टर उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन उसे इससे कुछ भी नहीं बताया गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह किस सड़क पर है। भीड़ में कुछ लोगों ने पूछने का फैसला किया। साइमन ने एक सुंदर सी चीज़ देखी। भीड़ में लड़की, और उसके पास आकर उसने पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। उसने अपनी ठुड्डी के स्तर पर विनम्रता से पूछा कि वह साइमन की मदद कैसे कर सकती है। असहज स्थिति में वह मुश्किल खुद को भागने या उससे दूर जाने से रोक सकता था, क्योंकि ऐसा होता अपने आप को रोकते हुए और हकलाते हुए उसने पूछना कामयाब रहा कि वह पते पर लिखे कैसे पहुंच सकता है। नोट, उसने कांपते हाथों से उसे नोट दिया। वह झुक गई और अपनी असामान्य आंखों से नोट को देखते हुए उसने साइमन को और भी अधिक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और वह भागने के लिए तैयार था, लेकिन उसने तुरंत उत्तर दिया कि वह जानती है कि सेल रोड कहाँ है, और उसने एक चौराहे की ओर इशारा किया। जिस सड़क पर उसे चलना था वह चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ता था और उसे सोने की ढकी एक सड़क दिखाई देती थी। वह लैंगिक के प्रसिद्ध स्थलों में से एक कैमल रोड होगा। साइमन यह सुनकर खुश हुआ। यह ज़्यादा दूर नहीं था। उसने विनम्रता पूछकर इस अजीब लड़की को धन्यवाद दिया जिसकी उसने सराहना की थी। उसके व्यवहार और उसे एक विनम्र लड़का कहते हुए उसने व्यवस्था और सुरक्षा को शुभकामनाएं दी। लॉगन साइमन ने उसे भी यह शुभकामना दी और रोड के बीच से चौंक और तेजी से चला गया। साइमन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह महिला दूर हुई, एक आदमी जो भीड़ गुप्त और किसी ध्यान नहीं गया था उसके पास आकर उसने अपने पूरे कस्मे के साथ उससे भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने उससे मदद मांगी, लेकिन साइमन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और चौक की ओर चलते हुए उसने अपने नोट को ध्यान से दोबारा पढ़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं खो गया होगा। साइमन मुसीबत में था। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वह एक आम लुटेरा निकला जिसने अमीर नाविक को गाकर के रूप में देखा था। शहर और अब साइमन को अपने पिता को निवास करने के लिए बहुत खेद महसूस हो रहा था। लुटेरों के एक पूरे गिरोह के साथ गली में जो अब उसे अपने बैग में जो भी उसे ज़मीन पर फेंकना आदेश दे रहे थे। उसके कपड़े बिल्कुल सब कुछ थे। वे ऐसे मूर्ख आदमी पर हंस रहे थे जिसे धोखा देना और फंसाना बहुत आसान था। साइमन तेजी से 1 घंटा आगे बढ़ गया, इससे पहले यह देखने के लिए कि वह ऐसी मुसीबत में कैसे फंस गया। साइमन कैमल रोड पर खड़ा था, घर के नंबर देख रहे थे। अचानक कोई उसके पास आया। एक नाविक ने उससे पूछा कि क्या वह 239 ऊँट की सवारी करने जा रहा है। साइमन उत्साहित हो गया। मुझे लगा कि यह नोट में उल्लेखित गाइड, और वह उस व्यक्ति से पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह उनके मार्गदर्शक थे और वहाँ इसलिए क्योंकि वह पते के समय पर नहीं आए जिन्होंने अपना अतिथि समझा था।
खो गया होगा, इसलिए उसने उसकी तलाश शुरू कर दी जब तक कि वह उसे यहाँ नहीं मिला। साइमन ने उसे आदमी से हाथ मिलाया और यह बताया वह उससे मिलकर खुश हुआ। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि उसका नाम साइमन है। उसने लंबे गाइड को अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया। गाइड के बताए हुए रास्ते पर वह अपने आवास तक ले जाएगा। उसने उससे कहा कि उसे खुशी है कि मुसीबत में फंसने से पहले उसे लड़का मिल गया। इस शहर में बहुत सारे डाकू हैं। यही वह समय था जब साइमन ने असावधान पर्यटकों को परेशान शुरू करना दिया था। सवाल यह है कि यह कुछ गलत था और वह जानता कि उसे क्या दिख रहा है। अभिव्यक्ति उस सवाल उठाते हुए गाइड ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था जेब कतरों से चीज़ें, लेकिन साइमन ने ऐसा नहीं होने दिया। वह उस गाइड को ध्यान दे रहा था। गाइड इस मोड़ की उम्मीद न करते हुए अपने ट्रैक पर स्थिर हो गया। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उसने लापरवाही से जवाब दिया कि वह ठीक नहीं है। समझे कि उस आदमी का क्या मतलब था। साइमन ने फिर उसे समझाना शुरू किया कि वह लगातार नीचे और लगातार नीचे देख रहा था, अपनी निचली बनियान की जेब को पकड़कर यह जांचने के लिए कि क्या उसकी चीज़ अभी तक उसके पास है। उसने देखते हुए यह कहना जारी रखा। गाइड बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लड़के के अवलोकन से उसने फिर से बहाना शुरू कर दिया और कहा कि यह सब सिर्फ उसके लिए है, आत्मरक्षा, और यह कि उसने गलत समझा था, लेकिन वह पहले से ही स्पष्ट था कि यह झूठ कह रहा है। साइमन ने बताया, एक बकरी का नाम कैसा था? भयभीत होकर गाइड काँप रहा था। उसने साइमन से पूछा कि वह सब कुछ जानते हुए भी उसके पीछे क्यों आया। यह कैसा पागल आदमी है। और उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। ऐसा लग रहा था कि वह उसके साथियों के लिए एक संकेत था, जिन्होंने तुरंत साइमन को घेर लिया। अपने सहयोगियों के समर्थन में जड़ा मार्गदर्शक अपने आत्मविश्वास महसूस हुआ और कसम खाते हुए उसने अंततः साइमन को बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। अब वह उन सभी के सामने के लिए भीख मांगेगा। उसके पास जो कुछ भी है, वह अपना बैग, कपड़े, सब कुछ जमीन पर रख देगा। साइमन ने सब कुछ शांति से अस्वीकार किया, भले ही चारों तरफ लड़ाई से घिरा हुआ था। उन्होंने साइमन को चाकू दिखाकर धमकाया और कहा कि वह गांव का लड़का है और उसने पूरी तस्वीर नहीं देखी है। साइमन ने तेजी से हरकत की और पूछा कि क्या ऐसा लग रहा है कि वह अब कुछ भी नहीं देख पा रहा है। क्रोधित डाकू ने उस पर टूट पड़ा, एक चाकू चिल्लाया और वह उसकी ओर मार देंगे। इस साइमन आसानी से अपने चाकू से बचा गया और उसने शांति से देखा। आश्चर्यचकित डाकू जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। फिर उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और उसे भींच दिया ताकि ऐसा कर सके। उसने अपने चाकू जमीन पर गिरा दिया और हड्डी टूटने की तेज आवाज़ आई। साथ ही डर गए और हैरान हो गए। साइमन ने उन्हें बताया कि कभी कभी वह अपनी संपत्ति और जैसे लोगों से मिलता है जिसके पास अभी भी वह दुर्भाग्यपूर्ण चोर था। उन्होंने उन्हें अच्छे लोगों के साथ घुलने मिलने और फिर सुरक्षा शुल्क और अन्य नाम के रहने पर मिल सका। ने सुना है कि वह एक कुलीन व्यक्ति था। उन्होंने उससे कहा कि यह और भी बड़ा कारण है कि वे उसे अपने यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। नेता विले के सभी आने को लिए चिल्लाया और अधिक लुटेरे बाहर आ गए। साइमन ने सोचा कि दुर्भाग्य से उसे यहीं रहना होगा। इसी परेशानी के चलते तभी एक खूबसूरत काले बाल वाली लड़की सोने की बलियां सजाते हुए बाहर निकली। माणिक उसे राहत के साथ कहा कि आखिरकार उसे वह मिल गया। वह नीचे चली गई। कुछ डाकुओं ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते चटकाते हुए गली पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन वह साइमन से बात कर रही थी। वह इतने लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी कि उसे खुद की तलाश में जाना पड़ा। उसने नहीं दिखाया था कि विले ने चढ़कर पूछा कि काले बालों की लड़की और क्या है। अपने शानदार बालों की एक लट को अपने हाथ में पकड़कर वह साइमन की ओर मुड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सौदा कर रहा है। वह उससे समय छोटी छोटी परेशान करने वाली बातों से साथ मिले और जवाब दिया कि चिंता ना करें, उसकी संख्या अधिक है और हम जा रहे हैं जल्दी से। पास की एक दीवार टूट गई। पत्थर और लकड़ी की दीवार में हड्डियां चटकने लगीं। लड़की ने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि वह इमारत है? एक कंकाल की दुकान थी। दीवार के गैप में दर्जन कंकाल निकलने लगे। भयभीत तो लोग अपनी हड्डियां पीट रहे। डाकू केवल चिल्लाने में कह रहे कि यह एक जादूगर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की का एक शब्द और कुछ
कंकाल लुटेरों पर हमला कर दिया। उनमें से कोई भी बच नहीं सका। उन्होंने दया नहीं की और बच गए। इन करीब बेवकूफ़ों की चीखों पर कोई ध्यान न दे। कंकाल को देखकर विले अवाक रह गई, लेकिन उसने जीवन पर डर पर हर तरह हावी हो गई और वह चिल्लाने लगा कि उसे बहुत अफसोस है कि वह उन्हें पहचान न पाए। दया की भीख मांगते हुए लड़की ने उससे पूछा कि वह विले से किस कबीले का है। उसने उत्तर दिया कि वह कबीले से थे। वह उसके उत्तर से प्रभावित नहीं हुई। यदि वह इतने महान कुल से था तो क्या वह एक गरीब पर्यटक की जेबें काट रहा था? मुझे वह स्वयं जाकर कबीले के नेता को समझाने दो। और फिर उसने कंकाल को पकड़कर उसका सिर रखने का आदेश दिया। उसने दोनों हाथों से उसकी पीठ के पीछे रखकर जमीन पर वे रखे और सीटी गाड़ तक चेहरे पर बल लगने दें। मुख्यालय जा रहे उसने नमूने पे कबूल करना होगा और खुद को विले में बदलना होगा। अभी भी दया की भीख मांग रहा था। लड़की ने धीरे से उससे कहा कि वह नहीं जानती कि दया क्या है। फिर गुस्से में उसने पूछा कि क्या यह दया है? यदि उसका चेहरा पर्याप्त रूप से नहीं पूछा गया तो उसे पता चल जाएगा और फिर उसके पूरे कबीले का चेहरा मिट दिया जाएगा। किजेन ने बेटिट के नाम पर यह ने कुछ नहीं मांगा, केवल उतना ही कहा जितना खेद है। उस शब्दों को याद रखेगा हमेशा के लिए। साइमन ने लड़की की पीठ के पीछे यह प्रदर्शक देखा। जब कंकाल लुटेरों को खींचकर ले गए तो लड़की ने उनकी ओर मुंडी कहा और कहा, साइमन फैलना ही होगी। उसने सकारात्मक उत्तर दिया और तुरंत लुटेरों की मदद के लिए उसने धन्यवाद दिया, लेकिन उसने फिर भी मदद नहीं की। उसका नाम जाने या वह कौन थी? इस पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह उसकी सच्ची मार्गदर्शक है। उससे तुरंत का मार्गदर्शक पकड़ लिया। साइमन को समझ में नहीं आया कि उसकी माँ का इससे क्या लेना देना है। जब वे वहाँ पहुँचे तो उसकी माँ वहाँ नहीं थी। लड़कियों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उसे इंतजार करने के लिए कहा गया तो फिर वह कहाँ जा सकती थी। तभी उसकी नज़र एक आइसक्रीम के ठेले और उसके बगल में सफ़ेद बाल वाली एक लड़की पर पड़ी। जैसे ही वह आइसक्रीम लेने वाली थी और वह आइसक्रीम से ढकी हुई थी, बालों की लड़की नाराज़ हो गई और उससे कहा कि उसने उसे नहीं रुकने के लिए कहा था। उसने बात क्यों नहीं मानी, यह कहकर वह उसे बहाने देने लगी। इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी ने बहस करना बंद कर दिया क्योंकि वह हमेशा खोई रहती थी। इसलिए हर शहर हर जगह बंद करना होना चाहिए। लड़की ने पूछा, क्या वह जानते हैं कि वह हिमालय है? एक कंकाल की दुकान थी। दीवार के गैप से दर्जनों कंकाल निकलने लगे। भयभीत लोग अपनी हड्डियां पीट रहे थे। डाकू केवल चिल्लाने में कामयाब रहे। उसने उसे हाथ दिया और बस्ती में उसने अपने हाथ खींच लिया। उसी बताया कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। वह ऐसा नहीं कर सकती। विरोध करने वाली उसकी बेटी ने उसे उत्तर दिया कि वे क्या होगा यदि उनके इसके कारण साइमन को खो दिया होता। क्या होता अगर वह पहले साइमन को नहीं पाती? उनका क्या होता अगर साइमन पर पारिवारिक झगड़े को देखा और ऐसा किया? यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नोप्टिस लड़की की माँ थी कि उसकी बेटी बहन, जैसा कि उसने पृष्ठभूमि में सोचा था। नोप्टिस ने कहा कि उसे अपने व्यवहार पर खेद नहीं है क्योंकि सब कुछ ठीक था और उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया है। छात्रा ने बिना कुछ कहे अपना झगड़ा खत्म कर दिया। आखिरकार नेपस ने साइमन पर किया लगाया, उसे बताया कि यात्रा के बाद शायद रुक गया था। साइमन ने उत्तर दिया कि उसने कुछ सीखा है, वास्तव में कुछ सीखा, और फिर उसने सीखा था उसे दिखाने का फैसला किया। आधी रात को अपनी नीली आग जलाई। दोनों लड़कियां विस्मय उसकी ओर देखने लगी। नाथिस ने कहा कि उसमें काफ़ी थी। अंधेरे की छोटी जड़ा नहीं देखी थी, लेकिन उसमें अभी भी मन के गुण थे क्योंकि यह प्रकाश वास्तविक आग की तरह घूम रहा था, जिसका मतलब था कि वह अभी भी गैसीय अवस्था में था। उसे यह भी यकीन था कि वह अग्नि को पर उपयोग करना जाएगा प्रभावी ढंग से और वह निश्चित रूप से उसे स्कूल यह सिखाएंगे। इसलिए सब कुछ ठीक था, चिंता की कोई बात नहीं थी। इसके बाद नोटिस ने अपनी वसीयत को इशारा किया। उसने कहा जो उससे कहा। लोवेन इस विचार में रोमांचक नहीं थी क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे भारी काम करने के अलावा नोप्टिस के लिए छोड़ ही देती थी। नहीं, जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए वह और अधिक आइसक्रीम लेने के लिए
खुशी खुशी आइसक्रीम लेकर भाग गई। लेकिन नोएल ने आखिरकार परिचय दिया। साइमन के लिए आधिकारिक तौर पर उसका नाम लॉरेन एवोल्ड था और उसकी तरह कासे की छात्रा थी और वह अनौपचारिक रूप से उसने फिर से उसे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पूछा कि वह अब जाने के लिए तैयार है। उसने पूछा, यहाँ वे जा रहे हैं? लॉरेन ने खुशी से उसे बताया कि नए सेमेस्टर के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं। स्कूल साइमन, क्या आप समझते हैं कि पूरे स्कूल वर्ष का सबसे रोमांचक क्षण कौन सा था? लॉरेन ने उससे पूछा कि उसे नहीं पता। लॉरेन ने इस विचार से रोमांचक नहीं थे क्योंकि उसकी माँ हमेशा भारी काम करने के अलावा नोप्टेस के लिए छोड़ देती थी। नहीं, जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए वह और अधिक आइसक्रीम लेने के लिए खुशी खुशी आइसक्रीम लेकर भाग गई। फिर लॉरेन ने आखिरकार परिचय दिया। साइमन के लिए आधिकारिक तौर पर उसका नाम लॉरेन था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पूछा कि क्या वह अब जाने के लिए तैयार है। जब उसने पूछा यह वे जो जा रहे थे, लॉरेन की खुशी से उसे बताया कि वे नए सेमेस्टर की खरीदारी करने जा रहे हैं। स्कूल साइमन से आप क्या जानते हैं? पूरे साइमन ने पूछा। उसे नहीं पता। साइमन ने कहा कि वह क्या था। उसने उससे कहा कि यह सब तब होता है तब आप अपनी वर्दी, नोटबुक, पाठ्य पुस्तकें और अन्य चीज़ें खरीदते हैं। स्कूल जाने से पहले आपूर्ति यह सबसे रोमांचक क्षण होता है, इसलिए उसे उसका आनंद लेना चाहिए। इसलिए वे किताबें की दुकान पर गए। साथ में लॉरेन ने पूछा कि क्या वह सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक प्राप्त करना चाहता है। बड़ा चयन ताकि उसकी मदद कर सके। साइमन इसके लिए बिल्कुल तैयार था। लॉरेन ने उसे एक किताब फेंकी और साइमन ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया तो लगभग उसे गिरा ही दिया था। यह बहुत भारी था। उसने कवर पर शीर्षक पढ़ा, एक समुन के लिए था। मॉर्व ट्विलर ने जैसे ही शीर्षक पढ़ा कि यह एक किताब उसके उड़ा सकती है, हाथों पर किताबें झड़ने लगीं। साइमन ने कोशिश करते हुए मुश्किल से अपने हाथों से खुद को ढकने लगा। लॉरेन साइमन इतनी सारी किताबें देखकर डर गया। वह इसलिए उन्होंने कहा कि उसे उम्मीद है कि इन सभी विषयों का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। पहले वर्ष लॉरेन ने उसे आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से उन सभी का शामिल नहीं करना पड़ेगा। उसके प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर में उससे कहा कि वह रोता हुआ बच्चा ना बने और एक टेक्नोलॉजी के एक किताब फेंक दी। किताबों से पीटा गया वह किताबों से घिरा हुआ लॉरेन एक फर्श पर बैठ गया। वह उसके लिए आखिरी किताब डायनामिक्स ऑफ डोनेक ले जा रहा था जबकि वह चली गई थी। कभी कभी खुद की ही अपनी किताब ढेर में रख दी और सोचने लगा कि वह मिलने नहीं। साइमन ने अपने स्कूल लाइफ के बारे में सोचा। तभी गुलाब वाली लड़की बैकग्राउंड में आ गई। वह कहीं जा रही थी और साइमन पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी उसने साइमन को नोटिस किया और उसकी चेहरे की ओर देखने लगी। इसकी वजह से उसने अपना बैलेंस खो दिया और बुक शेल्फ में फंस गई। बुक शेल्फ से टकरा गई और किताबें डगमगाने लगीं। उसके ठीक ऊपर गिरने लगा, लेकिन हमारे हीरो ने तुरंत प्रतिक्रिया की और फैसला किया। उसने अपने शरीर को ढक लिया। जब सब कुछ शांत हो गया तो अपनी बेबसी से अपनी आंसू मूंद ली। लड़की ने उसे यह विश्वास दिलाते हुए माफ़ी मांगना शुरू कर दिया कि वह उसकी गलती थी और वह ठीक था। साइमन ने सब कुछ बता दिया। साइमन ठीक था। साइमन ने कहा कि वह दोषी था क्योंकि वह उसके रास्ते में खड़ा था और उसका ध्यान भटक रहा था। फिर उसने उससे पूछा कि क्या यदि वह इन सभी भीगी किताबों को उठाने की उसकी मदद कर सकती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन पर चिल्लाया जाए। तो वह उठाने खुशी से सहमत हो गई। किताबों के बाद उन्होंने बातचीत शुरू की और उसने पूछा कि क्या वह कान में एक नया छात्र थे। साइमन ने उसकी पृष्ठि की अनुमान लगाओ। तब उसने अपनी खुशी का परिचय देते हुए किया कि उसका नाम साइमन है। यहाँ फिर भी साइमन ने उसे आश्वासन दिया कि वह अकेली नहीं थी और वह नाव में थे साथ में, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। फिर भी सिंडी की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने उससे पूछा क्या उसके लिए ठीक होगा यदि उसके वाक्य के बीच में रुका। अतः उसने अपना मन बना दिया और पूछा कि क्या वह स्कूल में उसे नमस्ते कह सकती है। साइमन ने खुशी से जवाब दिया कि बेशक वह उससे भी पूछेगा। जब उन्होंने अपनी किताबें रखनी पूरी करी, सैंडी ने कहा भागना पड़ा क्योंकि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। साइमन ने उसे आश्वासन दिया कि वह स्कूल
में उससे मिलने का इंतज़ार करेगा। और जब वह जाने वाली थी, साइमन ने उससे पूछा इंतज़ार करने के लिए उसने उससे पूछा कि क्या उसका बटुआ लौटाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वह पकड़ी। आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। सिंडी ने सोचा कि उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। वह बकरी नहीं जाएगी क्योंकि उसने बटुए को चुराने के लिए अत्यधिक जादू का इस्तेमाल किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने बटुआ कैसे चुरा लिया। देखा कि साइमन समझने लगा कि उसने किताबों के गिरने के साथ साथ अपनी जेब में बटुआ उड़ते हुए देखा था। गिरते हुए सिंडी को आश्चर्य हुआ कि उसने यह कैसे नोटिस किया था कि वह उसके साथ कोई चाल खेल रही थी। उसने पूछा कि वह क्या आत्महत्या में निपुण बनने जा रहा है। साइमन ने उत्तर दिया कि उसने अभी तक निर्णय नहीं लिया। तभी सिंडी ने चुटकी ली, सीधे उसकी बात पर छाती पर उंगली प्रहार किया और उसने आश्वासन दिया कि वह जानती है कि किजन बिल्कुल दूसरे स्तर पर है, वह ऐसा नहीं कर सकता। यकीन मानिए, किजन उसके जैसे बच्चों से भरा होगा जिसके लिए अब उसका इंतजार कर सकती है। वह साइमन के साथ स्कूल जाने और उससे मिलने की संभावना को लेकर बहुत उत्साहित है। 3 साल बाद उसने सुझाव दिया कि समय आने पर वे देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सिंडी ने उसे अपना बटुआ वापस कर दिया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसके स्कूल में देखने के लिए उत्सुक थी और उसमें उम्मीद थी कि वह उससे मिलेगी। जब वह उससे वहाँ मिला तो उसने कोई अजीब गुस्सा नहीं आया और वह जादू के साथ बुक शेल्फ में चली गई। अंततः लोएन वापस लौटी और उसने उसे सूचित किया कि स्टॉक में दानों से परिचय नहीं है अभी, लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ वे अपनी अन्य पुस्तकों के साथ साइमन के छात्रावास पूरी तरह से पहुंचा देंगे। साइमन ने कुछ झिझक के साथ उत्तर दिया था, लेकिन लोरेन उसकी अनिश्चितता को पूरी तरह से गलत समझा और आंख मारकर उसे आश्वासित दिया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्मिंदा होकर वह उसके साथ ईमानदार हो सकता है और वह उसे बता सकती है कि उसे वह लड़की पसंद है या नहीं जिससे साइमन अभी सोचा था। उसे खुद का बटुआ लगभग चुरा लिया था, इसलिए उसने कोई भावना नहीं दिखाई और लोरेन ने उसमें रुचि खो दी। बातचीत के बाद लोरेन ने कहा कि उसे जान होगा, उन्हें पहले ही सब कुछ मिल चुका है। उन्हें जिन किताबों की ज़रूरत थी और उन सभी का एक रखने में समय आ गया था। साइमन ने अपने बैग और किताबों का विशाल ढेर देखा और वह प्रश्न लोरेन से पूछने तो उसने कहा, सब शब्दों में कहें तो डेको में इसे सबसे कहते हैं। साइमन इस पर मोहित हो गया था। आश्चर्यजनक बात यह है कि वे दूसरे स्टोर में गए जहां उनका स्वागत एक अच्छी बुजुर्ग महिला ने किया जो संभवतः स्टोर की मालिक थी। स्टोर से उसे पता था कि लोएन ने हाल में ही अपने लिए एक विशेष बैग खरीदा है, जिसका मतलब था कि वह इस सज्जन के लिए बैग ढूंढने का समय आ गया था। लोएन ने अपने अनुमान की पुष्टि की, लेकिन यह भी जोड़ा कि वह एक था नौसिखिया, इसलिए वह सैलमन के रूप में सबसे कम प्रतिबंधों वाला बैग चुनना चाहिए। साइमन ने एक अंगूठे पर एक शिलालेख पढ़ा। उसने कहा, जो आप जानते नहीं, सब स्पेस का प्रयोग करने के लिए दीवारों या फर्श की आवश्यकता नहीं होती है। जब वास्तविक लड़ाई की बात आती है तो अक्सर हम खुले विमान पर लड़ते हैं। स्टोर मालिक ने उत्तर दिया कि उसकी दृष्टि और स्वाद बहुत अच्छा है। यदि यह कोई कोशिश नहीं मिलता है तो एक प्रोटोटाइप दिखा सकती है जो अभी ना बड़े पैमाने पर बाजार में जारी किया गया है। वह सिर्फ उसके लिए एक अपवाद बनाएगी और उसने इसे कामयाब रखा। साइमन को विशेष अंगूठी दी गई। उसने तुरंत उसे पहना और लोएन ने उससे कहा कि ऐसा करना चाहिए। महसूस करें कि अंधेरा उसके अंदर से होकर विंग में बह रहा है। उसमें एक स्पेस कुछ महसूस होना चाहिए और साइमन ने इसे महसूस किया, जैसे कि उसने किसी हैंडल पर या लीवर को छू लिया हो। तब लोएन ने उसे खींचने लिए और कहा, कल्पना करें कि वह एक लीवर और उससे ने दिया है। वह निश्चित नहीं था, लेकिन लोएन ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी दिनचर्या का हिस्सा था और उसे अपने हाथ खींच कर एक जगह ले गई।
शूटिंग रेंज जहाँ हेलमेट पहने हुए कंकालों की खिलौना खोपड़ियाँ कई पत्तियों में खड़ी थीं। लॉयन ने एक क्रॉसबो उठाया साइमन के हाथों में और उसे भगवा खोपड़ियों पर गोली चलाने के लिए कहा। उसने कोशिश करना शुरू कर दिया। जैसा कि यह निकला बहुत अच्छा था। शाम का समय था जब वह शहर के एक सड़क पर चले गए। लॉयन ने कहा कि यह शहर का सबसे ऊंचा हिस्सा है। उसने आसपास कई जोड़े उठते हुए लटकने चालू कर दी। उसने एक लालटेन जलाई और भेज दी। फ्लाइंग रॉयल ने कहा कि यह शहर पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय में से एक है। हजारों का वर्ग कहा जाता है। लालटेन उसने उससे पूछा कि वह सोचता है। साइमन ने उत्तर दिया। उसे आश्चर्य है कि इस जवाब के बाद लॉयन ने कहा कि वह इसमें सफल होगी। साइमन ने सोचा कि यह एक तारीफ है और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन चला कि ऐसा नहीं था और साइमन देखता रहा। आकाश में रोशनी पर थोड़ा सा भी शर्मिंदा हुए। रात का खाना उन्होंने तट पर एक अच्छी जगह चुनी। जब वे खाना खाने लगे तो लॉयन ने साइमन की कुछ चीज़ देखी। उसके आचरण सबसे अच्छे अलग थे। उसने पूछा कि वह वास्तव में एक कुलीन परिवार से आया था। साइमन ने उत्तर दिया कि उसका पिता शिष्टाचार के प्रति बहुत सख्त थे। लॉयन ने देखा कि उसने अपने माता पिता से अच्छी तरह सीखा है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि किजन की 30% आबादी साधारण लोग हैं।